नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए एक बार देख लेते हैं आज कौन सी प्रमुख न्यूज है जिन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले सूचना कि 1 से 5 जून की जो आपकी सेल थी वो शुरू हो गई है, जिसमें आपको 50 to 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन की, जिसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। क्या होती है ये ट्रांसमिशन लाइन? ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। ये होती है हमारी ट्रांसमिशन लाइंस, जिनका यूज किया जाता है दूर दराज एरिया में बिजली पहुंचाने के लिए। ये तार जो इस तरीके से जोड़े जाते हैं, ये पाइप ऐसे आपको खेतों में, गांवों में मोस्टली देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर इसी माध्यम से आपकी बिजली जो है वो सप्लाई करी जाती है। तो इसी में जो उत्तर प्रदेश है हमारा वो पहले स्थान पर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर बात कर लेते हैं, तो दूसरे स्थान पर आपका गुजरात आ जाता है इन ट्रांसमिशन लाइंस को बिछाने में, और तीसरे स्थान पर आपका आ जाता है तमिलनाडु। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये देख लेते हैं कि कितनी लंबी इन्होंने ट्रांसमिशन लाइंस जो है वो बिछाई हैं। तो देखिए, इस दौरान उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 220 केवी या उससे अधिक की 1460 CKV यानी कि सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस जो है उनको बिछाया है। ठीक है, तो कितनी 1460 किलोमीटर की यहाँ पर बात की जा रही है। और ये जो रिपोर्ट आपकी जारी की गई है इन ट्रांसमिशन लाइन को लेकर के, तो आपने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का नाम जरूर सुना होगा। इसी के द्वारा ही ये आपका जो सर्वे किया गया वर्ष 2023 और 2024 का, जहां पर ये बताया गया कि इसमें सबसे पहले स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है। कैसे? 1460 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइंस को बिछा करके। ट्रांसमिशन लाइंस बिजली संयंत्र में उत्पन्न बिजली को दूर स्थित उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वहां तक वो पहुंचा देती हैं इन्हीं ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा। अब बात करेंगे हम थोड़ा सा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की। देखिए, यदि इसकी स्थापना की बात करूं तो वर्ष 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के अंतर्गत की गई थी। यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अब इसके क्या प्रमुख कार्य हैं? तो सरकार की जो विद्युत व्यवस्था है, इससे संबंधित क्या नीतियां होंगी, कैसे उसका निर्माण होना है, कैसे उसको प्रोसेस में लेके आना है, ये कार्य करेगी। बिजली प्रणालियों के विकास के लिए भी ये योजनाएं बनाएगी, ये इसका कार्य होता है। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात करें तो कहां पर स्थित है? नई दिल्ली राजधानी में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे देखेंगे विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन के बारे में कि यह सम्मेलन कहां हुआ और किससे संबंधित था, थीम क्या थी। जब भी हम कोई सम्मेलन पढ़ते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि वहां पर हमारा जो थीम होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपको मैंने 1 तारीख को पढ़ाया था विश्व दुग्ध दिवस। मुझे कमेंट करके बताना कि विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताई थी, और ऐसा नहीं है कि ये जो डेज होते हैं नहीं पूछे जाते। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे जो कभी कभी वनडे एग्जाम्स होते हैं हमारे, उसमें पूछ लिया जाता है। आरओ के एग्जाम में भी डेज हमारे पूछे जाते हैं, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं। लेकिन वनडे जो छोटे मोटे एग्जाम्स हैं वहां पर विश्व दुग्ध दिवस से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है। योगा डे ऑफकोर्स पूछा जाता है। तो इस तरीके से पूछ ली जाती है, थीम उनकी लिख दी जाती है और पूछा जाता है कि इस बार की थीम क्या थी। तो उसको याद रखना जरूरी हो जाता है। आ जाते हैं ये किसमें हम कि ये जो आयोजन किया गया है विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन का, ये है आपका 77वां विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन, 77th है। और इसका आयोजन हुआ है आपका 25 मई से 1 जून 2024 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, ये थीम रखी गई थी। इस सम्मेलन में बेसिकली जो आधार बनाया गया, कोविड-19 महामारी को आधार बनाया गया और कहा गया कि इससे जो देश संबंधित हैं, ज्यादा प्रभावित हुए हैं, इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय में संशोधन पर सहमति व्यक्त की गई है कि उनको हमें क्या अलग से सहायता देना है, अतिरिक्त प्रयास करने हैं उन देशों को आगे बढ़ाने के लिए। इस संशोधन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और महामारी जैसी आपात स्थितियों के लिए उनको तैयार करना है और उनसे निपटने के लिए देशों की क्षमता में सुधार करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्य करेगा। विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन की यदि मैं बात करूं तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन का निर्णय लेने वाला निकाय है, जो इंपॉर्टेंट जितने भी डिसीजंस होते हैं लेता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही किया जाता है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य जो देश हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें भाग लेते हैं। कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे, इन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और लोगों को बताया जाता है।
कार्य क्या होते हैं? तो मुख्य जो नीतियां हैं इनका निर्धारण करना, महानिदेशक जितने भी हैं उनकी नियुक्ति करना, वित्तीय नीतियों का पर्यवेक्षण करना और प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा करना और उसे अनुमोदित करना, ये इसका कार्य होता है और इस तरह से इसको आगे ये प्रोसेस करता है। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, तो यह क्या है? एक अंतर सरकारी निकाय है जो सदस्य देशों में स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से क्या करता है? उनके साथ मिलकर काम करता है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चल, पंपा झील, ये पंपा झील के पास आपके एक विशेष जो शैल चित्र है, शैल मतलब आपकी जो आप देखोगे पत्थर होते हैं उन पर बने हुए हैं, शैल गुफाएं हैं उनमें बने हुए हैं, पत्थरों पर आकृति आपको दिखाई देती है, शैल चित्र वह है जिसको हम एक तरीके से शैल चित्र जो बनाए गए हैं वो हमारे, आप मान सकते हो कि एक अभिलेख प्रमाण भी है। अभिलेख बेसिकली हम उनको कहते हैं जो पत्थरों पर उकेर करके जिनको लिखा जाता है। तो हमें क्या आता है? उस टाइम की हिस्ट्री की नॉलेज होती है उससे, तो हम इसको एज इट इज अभिलेख तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि ये हमें उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में जानकारी दे रहा है। तो शैल चित्र शैल गुफाओं में ये बनाए गए हैं, इस तरह के पत्थरों पर ये बनाए गए हैं चित्र। इस चित्र में आपको दिखेगा कि एक कुबड़ वाला जो ऊंट या बैल जो है वो खड़ा है और बाघ उसको पकड़े हुए हैं, मुंह में दबाए हुए हैं। इस तरीके का एक चित्र देखने को मिलता है। खोज इसकी करी है कर्नाटक राज्य पुरातत्व संग्रहालय ने और ये लगभग आपका कहा है कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है और ये पंपा झील के पास शैल चित्र आपका खोजा गया है। इसमें नारंगी और लाल रंग का यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। पंपा झील की बात कर लेते हैं तो ये हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक रूप दोनों से ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यह तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में कर्नाटक के कोप्पल जिले में हम्पी के पास स्थित है। ठीक है, यह हिंदू पौराणिक कथाओं में पंच सरोवर के नाम से प्रसिद्ध 5 पवित्र झीलों में से एक था। अब 5 पवित्र झीलें ये कौन सी थी ये भी देख लेते हैं। मानसरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और आपका अंत में आ जाता है पुष्कर सरोवर। ठीक है, पौराणिक कथाओं में यह झील वह स्थान है जहां पे माना जाता है कि शिव की जो पत्नी थी पार्वती, उनका एक रूप था पंपा। उन्होंने शिव को पाने के लिए वहां पर तपस्या करी थी, प्रार्थना करी थी, भक्ति दिखाई थी। ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पर पंपा पड़ा। इसका उल्लेख रामायण में भी किया गया और जहां सबरी ने राम के आगमन की प्रतीक्षा करी थी। चलिए, टोंगा जलमुखी विस्फोट में पृथ्वी का मौसम जो है वो प्रभावित होगा। कैसे प्रभावित होगा? विस्फोट कहाँ हुआ, क्या चीजें हैं, देखते हैं। तो हाल ही में जर्नल ऑफ क्लाइमेट में प्रकाशित एक अध्ययन में टोंगा जो ज्वालामुखी है ये विस्फोट हुआ है, ये आपके जलवायु को प्रभावित करेगा। ठीक है, इसके अनुसार इस विस्फोट का पृथ्वी के मौसम पर जो पृथ्वी का मौसम है वो आने वाले कई वर्षों तक उस मौसम को प्रभावित करने वाला है या अधिक आर्द्र ग्रीष्म ऋतु का कारण बन सकता है। वैसे ही इतनी गर्मी है ऑलरेडी। आगे बात करें टोंगा ज्वालामुखी, तो यह प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के पास ये ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, इसमें 15 जनवरी 2022 को विस्फोट हुआ था। जब इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तब इसकी जो आवाज थी वो 2300 किलोमीटर दूर तक स्पष्ट सुनाई दी थी। यह विश्व की सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट में से एक माना जाता था और टोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट से सुनामी और सुपरसोनिक बम जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इस विस्फोट से जलवाष्प का एक विशाल भंडार समताप मंडल में चला जाता है। जलवाष्प समताप मंडल में ओजोन परत को क्या करता है? नष्ट करने वाली जो रासायनिक गैसें हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उनमें मदद करता है। अगर ओजोन लेयर हमारी हटेगी तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट आएंगी जिससे गर्मी जो है वो बढ़ेगी। स्किन कैंसर इस वजह से बढ़ रहा है, रीजन है उसमें से एक ये। ओजोन लेयर क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है हमारे सन की जो खराब या इस प्रकार की चीजें आ रही है तो उसको एक तरीके से फिल्टर करके भेजती है। लेकिन अगर उसमें छेद हो रहा है या वो बड़ा हो रहा है और बिग हो रहा है तो वो क्या करेगा? हमारे यहाँ गर्मी का कारण बनेगा, स्किन कैंसर का कारण बनेगा और कई बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जर्नल साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस विस्फोट से समताप मंडल में स्थित ओजोन परत में 5% की क्षति पहुंची है। ओजोन परत या क्षति पिछले ज्वालामुखी विस्फोट से भी अधिक है जो पहले हुआ था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तंजानिया का दार एस सलाम बंदरगाह चर्चा में क्यों है? इसलिए है क्योंकि अडानी ने इस बंदरगाह को 30 वर्षों के लिए टेक ओवर कर लिया है, यानी कि अब उसका प्रबंधन कौन करने वाला है? तो अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका क्या है? अब रखरखाव करेंगे 30 वर्षों तक। किसका? दार एस सलाम बंदरगाह का। इसके लिए इन्होंने तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ समझौता किया है।
आगे बात करते हैं तो यह पूर्व में स्थित तंजानिया आपका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इस तंजानिया में कुल बंदरगाह की माल ढुलाई लगभग 83% का योगदान यहाँ पर रहता है जो की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा तंजानिया के बारे में। तंजानिया इंपॉर्टेंट जो आता है क्योंकि यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो तंजानिया में उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील तंगानिका झील ये भी आपके कहां पर है, तंजानिया में ही है। ठीक है, इसकी मुद्रा की यदि बात करूं तो तंजानिया सीलिंग इसकी मुद्रा है, राजधानी डोडोमा है और इसकी सीमा आप देखोगे केन्या, मोजाम्बिक, जाम्बिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और मलावी इनसे लगती है। ये हिंद महासागर के तट पर स्थित एक पूर्व अफ्रीकी देश है। अब बात करेंगे एग्जिट पोल के नियम के बारे में क्या है। तो 1 जून को शाम 6:30 बजे के बाद लोकसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए थे। ठीक, चुनाव आयोग ने 1 जून को शाम 6:30 बजे से पहले एग्जिट पोल ना जारी करने का आदेश दिया था। ठीक, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। मामला ये तो हम समझ गए कि क्या चीजें थी। एग्जिट पोल में मतदाताओं से पूछा जाता है कि चुनाव में किस राजनीतिक दल का आप समर्थन कर रहे हैं। ये सर्वेक्षण मतदान के बाद ही होता है कि जब आपका पूरा मतलब जो चारों चरण के मतदान कंप्लीट हो चुके हैं उसके बाद यहाँ पर लोगों की राय ली जाती है कि आप किसके समर्थन में हो, किसको वोट दे के। तो एग्जिट पोल ये होता है कि हमें एक कहते ना कि जो रुझान आ रहे हैं, पहले जो रुझान समझ में आ रहे हैं कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, कौन सी पार्टी नहीं जीतने वाली है, किसको कहां पर कितना समर्थन दिया गया है, किस पार्टी को कितना समर्थन दिया गया है। तो वो जो आपको न्यूज सुनाई देती है कि इस पार्टी के जीतने के इस क्षेत्र से रुझान हमें मिल रहे हैं देखने को, वो एग्जिट पोल होता है जहां पर लोगों से सर्वेक्षण किया जाता है, पूछा जाता है एंड देन पता लगाया जाता है कि हाँ इस क्षेत्र का जो नेता है वो शायद जीत सकता है। ठीक, एग्जिट पोल में उन मुद्दों के बारे में पता चलता है जिन्होंने मतदाताओं को प्रभावित किया है। और देश में पहला एग्जिट पोल 1957 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन द्वारा आयोजित किया गया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1951 की धारा 126A के अनुसार कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी अवधि के दौरान जिसे चुनाव आयोग इस संबंध में अधिसूचित कर सकता है कि कोई एग्जिट पोल आयोजित नहीं करेगा और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इनके परिणामों को प्रकाशित या प्रचारित नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर यह बात की गई है जो भी व्यक्ति इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसके अंतर्गत ये चीजें दी गई है कि उल्लंघन नहीं करना है, अगर ऐसा किया जाएगा तब क्या होगा, तो उसे 2 वर्ष तक की कैद होगी, जुर्माना या फिर दोनों ही चीजें देनी पड़ सकती हैं। ठीक, चुनाव आयोग ने पहली बार वर्ष 1998 में एग्जिट पोल पर अपने दिशा निर्देश जारी किए थे और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग ने समाचार पत्रों और टेलीविजन समाचार चैनलों को क्या बोला गया था, 14 फरवरी 1998 को शाम 5 बजे और 7 मार्च 1998 को शाम 5 बजे इनके बीच जो जनमत है, एग्जिट पोल के जो परिणाम है उनको प्रसारित या प्रकाशित करने पर रोक लगा दी गई थी। वर्तमान में चुनाव के आखिरी चरण के समापन के बाद ही एग्जिट पोल का प्रसारण किया जा सकता है। यदि इससे पहले कोई कर देगा तो उल्लंघन माना जाएगा और उसके लिए कड़े दंड व सजा बताई गई है। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के बीच में अंतर क्या होता है? ओपिनियन पोल एक चुनाव पूर्व सर्वेक्षण होता है, पहले किया जा रहा है। एग्जिट पोल लोगों द्वारा मतदान करने के तुरंत बाद आयोजित किया जाता है, वो हमारा एग्जिट पोल होता है। अब बात कर लेते हैं टोंगा जलमुखी, जो ज्वालामुखी है, जलमुखी कह रही हूं मैं, टोंगा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर या फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर? आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोगों के आंसर आने अगेन कम हो गए हैं, मंथली कंपाइलेशन आपका आ चुका है। मुझे ये बताओ कि मंथली कंपाइलेशन है वो आपके 8 बजे ही अपलोड करवाना है या फिर उसका टाइमिंग मैं मॉर्निंग में रखूं या फिर मैं शाम 5 बजे रखूं? 1 मंथ का होगा, उसमें आपके 50 टॉपिक होंगे, पूरे मंथ के 50 टॉपिक मैंने उसमें कवर किए हैं जो पूरे मंथ के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आप मुझे अब सजेशन दो कि मैं उसको शाम को 5 बजे अपलोड करूं, रात में 8 बजे जो आपका डेली करंट अफेयर आता है उसके साथ अपलोड करूं या फिर मॉर्निंग में अपलोड करूं। ठीक है, तो बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।